जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारतीय काव्य शास्त्र जो है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे लगभग सब पे बात कर लिया गया है और कुछ छूटे भी होंगे तो उसे हम बाद में करा देंगे। अब यहाँ पे हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो आपके सिलेबस में है उस पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत आपको सिलेबस में जो आपके मेंशन है कौन कौन से टॉपिक मेंशन है जिनको हम क्रम से जो है आपका कराने वाले हैं। और पूरा नोट तैयार है। कुछ लोगों ने कहा था कि मैम यहाँ पे जो है अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उनको ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट नोट्स में आपको जो है जो खुद का नोट्स बनाया गया उसको भी हमने ऐड किया हुआ है। गाइड जो है वो भी है। आपका जो मेन अनिल राय की बुक से करवा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मतलब कि कुछ भी आपका अगर देखें तो जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है कुछ सिद्धांत कुछ वाद में इसमें कुछ भी आपका टॉपिक नहीं छूटने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम इनका ये देख लेते हैं कि सिलेबस में जहाँ से आपके जो जो टॉपिक आते हैं क्रम से वो कौन कौन से हैं। यानी इंडेक्स में देखें तो ज़्यादातर जगहों के सिलेबस में आपका जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उससे जो टॉपिक लगे होते हैं उसमें है अनुकरण सिद्धांत, इमिटेशन, अनुकरण सिद्धांत, ट्रेजेडी जो कि अरस्तु के द्वारा दिखाया गया है, अनुकरण सिद्धांत अरस्तु, त्रासदी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, है ना। तो ये तीनों अरस्तु प्लेटो यानी प्लेटो गुरु हैं, अरस्तु शिष्य हैं। और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और यहाँ पे विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य स्वरूप एवं काव्य भाषा सिद्धांत, कविता की परिभाषा एवं स्वरूप वर्ड्सवर्थ का, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज के द्वारा, अभिव्यंजना जो कि बेंदित क्रोचे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, मिथक, मिथक यानी आपको देखिए बिंब है, प्रतीक है, मिथक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो अनुकरण सिद्धांत हो गया, त्रासदी हो गया, विरेचन हो गया, वर्ड्सवर्थ का काव्य स्वरूप एवं काव्य भाषा सिद्धांत हो गया, कविता की परिभाषा एवं स्वरूप वर्ड्सवर्थ हो गया, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का हो गया, अभिव्यंजना बेंदित क्रोचे का है, मिथक, काव्यविम पोएटिक इमेज करके है, नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म, स्वच्छंदावाद जिसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, कला और नैतिकता तो कला और नैतिकता मैथ्यू आर्नाल्ड का है, काव्य कला काव्य अमूल्य उसका आई रिचर्ड का है, कला की निर्वैक्तिकता किसकी है, टी एस इलियड का सिद्धांत है, नव्य शास्त्रवाद अथवा नव्य अभिजातवाद नियो क्लासिज्म किसको कहते हैं, तो नव्य शास्त्रवाद क्या है, नव्य अभिजातवाद क्या है, नियो क्लासिज्म, उद्दात की अवधारणा लोंजाइनस का है, काव्य सृजन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको क्रम से देखने को मिलेगा कि अनुकरण सिद्धांत त्रासदी है, विरेचन है, वर्ड्सवर्थ है, कविता की परिभाषा है, कल्पना सिद्धांत है, अभिव्यंजना है, मिथक है, काव्य बिंब है, नई समीक्षा स्वच्छंदावाद है, कला और नैतिकता है, काव्य मूल्य है, कला की निर्वैक्तिकता, नव्य शास्त्रवाद, उद्दात की अवधारणा, काव्य सृजना की प्रक्रिया। ये कुल मिला के आपको जितने भी सिद्धांत दिए गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सिलेबस में है। यहाँ पे हम सबसे पहले सिद्धांत पे आने के पूर्व आपसे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पे बात करेंगे और फिर आपको एक एक जो आपका इम्पोर्टेंट जैसे त्रासदी सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, तो एक आपका वीडियो आएगा जिसपे एक सिद्धांत पे वो डेडिकेट होगा वीडियो, ताकि उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ मूल टेक्स्ट को भी आपको कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये बता दें कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम अपना नोट्स भी इंक्लूड करिएगा। और नोट्स कैसे हम संक्षेप में बनाते हैं, तो जैसे ये है, मान लो कि मुझे याद करना था, हमने पढ़ा, अब हमें लास्ट टाइम रिवीजन करना क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत, तो हमने क्या क्या ध्यान दिया कि जो जो क्वेश्चन आता है जैसे ये किस प्रकार के दार्शनिक है, आत्मवादी हैं, जन्म क्या है, निधन कहाँ के रहने वाले हैं, इनके निबंध में इंपॉर्टेंट कौन सा है, फंडामेंटल थीसिस है, रचना क्या है ना, फिर इनके उद्देश्य क्या है, इनको अभिव्यंजना का प्रवर्तक कहते हैं, विशेष इनके तौर पे क्या है, फिर क्या क्या अर्थ है। तो ये देखिए संक्षेप में अपने जो ये खुद के मेरे नोट्स है, हमने इस बार क्या किया है, इन नोट्स को भी आपको शेयर करने का सोचा है कि आप इस तरीके से लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज से अपना नोट्स बना के इस तरीके से नोट्स बना के आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ताकि जब लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना हो तो बस की पॉइंट आप रिवीजन के लिए रखिए, चाहे वो नोट्स बहुत ही संक्षेप में करिए, लेकिन हाँ की पॉइंट्स आपके रिवीजन के पर्पज से आपके पास होना चाहिए। तो हमने नोट्स को भी अपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाला जो नोट्स है, हालांकि बहुत ज़्यादा इससे हम रिवीजन नहीं करते, लेकिन हाँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको किसी भी टॉपिक पे देखेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएंगे। अब हम सीधे आते हैं फैक्ट पे, क्योंकि सबसे पहले हम तथ्य पे बात करते हैं और तथ्य के बाद ही कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय दिया गया है आपको कि काव्यशास्त्र पढ़ने से पूर्व आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए।
तो क्या पता होना चाहिए कि ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र है तो हम देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र से ही बहुत कुछ वहाँ से लिया गया, उसी को व्याख्यायित किया गया, फिर रीतिकालीन आचार्यों ने भी व्याख्यायित किया, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत, सभी की बात हमने की। ऐसे ही कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र यानी पोएटिक्स, जो कि हम काव्य शास्त्र कहते हैं, काव्य का जो विधि विधान है, ये हमारे पाश्चात्य दर्शन में किस तरीके से रहा है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया है। तो इसका जो शुरुआती दौर माना जाता है जहाँ से आया है, ग्रीस या यूनान। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभिक केंद्र रहा है 5वीं सदी ईसा पूर्व। उसके पहले से हमें ये दिखाई दिया है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभिक केंद्र जो है ग्रीस या यूनान रहा, और उसके विकास के संकेत भी हमको 5वीं सदी ईसवी पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे है हेसियोड, सोलन, पिंडार। यहाँ पे हेसियोड है, सोलन है, पिंडार है आदि की रचनाओं में आपको काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। किंतु व्यवस्थित रूप से सबसे पहले जो काव्य शास्त्रीय चिंतन है उसका श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। हेसियोड है, सोलन है, पिंडार है, काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख तो हुआ है, लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर हम कहें कि काव्य शास्त्र की चिंतन, तो चिंतन का श्रेय किसको है? चिंतन का जो श्रेय है वो प्लेटो को जाता है। प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांत का उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत। तो हेसियोड, सोलन, पिंडार ये तो है ही। सबसे पहले काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय प्लेटो को जाता है। और इन 3 सिद्धांतों के उल्लेख के बारे में देखें तो प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत, ये प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांत का उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का, अनुकरण का और विरेचन का। प्लेटो से पहले पश्चिम में ये मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा दैवी होती है तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है, अर्थात कवि की कला निपुणता से लेकर उसके शब्द चयन की क्षमता दैवी शक्ति से संचालित होती है। इसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में औदात्य का होना पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको पाश्चात्य साहित्य में सिद्धांत की कुछ प्रमुख दृष्टियां देखने को मिलेंगी, जिनमें पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियों में आत्मवादी, जिनको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, प्रत्ययवादी, जिसको आइडियलिस्टिक कहते हैं, वस्तुवादी ऑब्जेक्टिव है, अनुभववादी इंपीरियलिस्टिक। यानी पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के तहत जो आपको प्रमुख दृष्टियां देखने को मिलती है, यहाँ पे 4 को व्याख्यायित किया गया है। एक आत्मवादी है जिनको सब्जेक्टिव कहते हैं, प्रत्ययवादी आइडियलिस्टिक को कहते हैं, वस्तुवादी ऑब्जेक्टिव को, अनुभववादी एम्पिरिकल को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाओं का नाम दिया गया है। तो देखिए प्लेटो, प्लेटो जो है वो रचनाकार है। प्लेटो का समय 427 से 347 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया है। तो आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत देखेंगे तो प्लेटो रचनाकार है, समय 427 से 347 ईसा पूर्व है। और इनकी रचनाओं को, जिनको आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके समय से, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो सबसे पहले टॉपिक में आपको तैयार क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं उनकी रचनाओं पर जरूर ध्यान देना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाओं में देखिए रिपब्लिक, फ्रीड्स, स्टेट्समैन, क्रिटियस, इयोन, पार्मेनिड्स, फिलेबुस, लॉज, सिंपोजियम, सोफिस्ट, टाइमेसियस, गोरकियोस। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या है, चिंतक और उनकी रचनाओं के बारे में बताएं तो रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, क्रिटियस है, फ्रीड्स है, इयोन है, पार्मेनिड्स है, फिलेबुस है, लॉज है। रचनाओं में देखिए अन्य रचनाओं में सिंपोजियम है, सोफिस्ट है, टाइमेसियस है, गोरगियोस है। इनके अलावा फीडो है, एपोलॉजी है, क्रीटो है, क्लाइसिस है। यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ओवरऑल बोले तो रिपब्लिक, इयोन, पार्मेनिड्स, फिलेबुस, लॉज, स्टेट्समैन, क्रिटियस, सिंपोजियम, सोफिस्ट, टाइमेसियस, गोरकियोस, फीडो, एपोलॉजी, क्रीटो, क्लाइसिस, ये हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्लेटो के अलावा, ये तो प्लेटो रचनाकार थे, प्लेटो रचनाकार के अलावा यहाँ पे नाम दिया गया अरस्तु का। प्लेटो के अलावा जो रचनाकार है अरस्तु को, वो 384 से लेके जो समय है 322 का समय क्या है, प्लेटो के अलावा छोड़ दे तो अरस्तु का जो समय है 384 से 322 ईस्वी पूर्व। और इनकी रचनाओं का क्या क्या नाम है, इनकी रचनाओं का नाम है पेरिपोइथिस, जिसको ऑन पोएटिक्स कहते हैं, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। तो पेरिपोइथिस, ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स। इसके बाद ये तो इनकी रचनाओं का अरस्तु का हो गया। अरस्तु के बाद देखें तो होरेस का जो समय है 65 से 8 ईसा पूर्व है होरेस का, और इनकी रचना का नाम है आर्स पोएटिका, होरेस। लोंजाइनस, इनका समय है 1 से 3 ईसवी सदी में, इनकी रचनाओं का नाम है पेरिप्सिस, ऑन द सबलाइम 1554।
तो देखिए अरस्तु का पेरिपोइथेस रिटोरिक पॉलिटिक्स है, होरेस का आर्स पोएट का पेरिप्सिस ऑन द सबलाइम 1554। दांते जो है दांते 1265 से 1321 इनका समय है और रचना का नाम है दी वल्गरी एलोक्वेंसिया। दांते का है दी वल्गरी एलोक्वेंसिया 1265 से 1321। इसके बाद है जिस रचनाकार का नाम है सर फिलिप सिडनी 1554 से 1586 और इनका है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। सर फिलिप सिडनी 1554 से 1586 एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। जॉन ड्राइडन का है 1631 से 1700 और जॉन ड्राइडन जो कि 1631 से 1700 का है द इंडियन एम्परर करके 1667। तो द इंडियन एम्परर 1667। एनस मिराबिली 1667। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668। जोसेफ एडिशन 1672 से 1719। द स्पेक्ट्रल प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। अब यहाँ पे देखिए जो रचनाकार है, रचनाओं के नाम अगर देखें तो जो प्लेटो है, प्लेटो 427 से 347। रिपब्लिक, फिट्स, स्टेटमेंट, क्रिटियस, इयन, फिलेबुस, लॉज, सिंपोजियम, गोरिकियोस। अरस्तु के द्वारा पेरिपोइथेस ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स ये रचनाएं हैं। होरेस के द्वारा देखें तो आर्स पोएटिका करके है। लोंजाइनस से 1 से 3 सदी में देखिए पेरिप्सिस ऑन द सबलाइम 1554। दांते का दी वल्गरी एलोक्वेंसिया करके है। सर फिलिप सिडनी 1554 से 1586 एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। सर फिलिप सिडनी जो है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। जॉन ड्राइडन जो है 1631 से 1700। जॉन ड्राइडन जो कि 1631 से 1700 का समय इनका बताया गया है। इनका कौन सा है तो जॉन ड्राइडन का 1631 से 1700 द इंडियन एम्परर करके है। तो ये रचनाकार है द इंडियन एम्परर 1667। एनस मिराबिली 1667। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668। इसके बाद देखिए जोसेफ एडिशन है, इनकी रचना का नाम है द स्पेक्ट्रल 1672 से 1719। प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। पोप अलेक्जेंडर इनका 1688 से 1744 और एसे ऑन क्रिटिसिज्म करके रचना है एपिसिल टू ऑगस्टस। तो पोप अलेक्जेंडर का एपिसिल टू ऑगस्टस। वोल्टेयर का है 1694 से 1778। डिक्शनरी फिलॉसफी करके है वोल्टेयर का है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये है। तो यहाँ पे देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाओं में देखिए तो प्लेटो का रिपब्लिक, फिट्स, स्टेटमेंट, क्रिटियस, इयन, पार्मेनिड्स, फिलोइस, लॉज, सिंपोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गोरकियोस। अरस्तु का पेरिपोइथेस रिटोरिक पॉलिटिक्स। होरेस का आर्स पोएटिका। लोंजाइनस का पेरिप्सिस ऑन द सबलाइम 54। दांते का द वल्गरी एलोक्वेंसिया। फिलिप सिडनी का एपोलॉजी फॉर पोएट्री। ड्राइडन का द इंडियन एम्परर और जोसेफ एडिसन का डाइस्पेक्टर। और पोप अलेक्जेंडर का देखें तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म। वॉल्टेयर का डिक्शनरी करके है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है ही। इसके बाद इमैनुअल कांट जो है इनका है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमैनुअल जो कांट है तो इमैनुअल कांट का है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781। गोथे उनका फाउस्ट है। हीगेल जो रचनाकार हैं, हीगेल 1770 से 1831। इनका है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807। साइंस एंड लॉजिक 1812। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस। तो एक तो हीगेल का क्या हो गया द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807। साइंस एंड लॉजिक 1812। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज। एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेथ। फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ये भी हीगल का है। अब देखिए हीगल की कितनी रचनाओं का नाम दिया। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है। साइंस एंड लॉजिक। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज। एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 से 1850 का, इनकी रचना का नाम है लिरिकल बैलेट 1798। द प्रिल्यूड 1799 अंतिम संग्रह। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 से 1850 लिरिकल बैलेट्स और द प्रिल्यूड करके है। कॉलरिज जो है 1772 से 1834। कॉलरिज का है बायोग्राफिया लिटरेरिया। देखिए ये रचनाएं जिनको हमने हाईलाइट किया वो बार बार रचनाएं पूछी जाती है, इसके लिए इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। इनको बहुत ध्यान से आप देखिए कौन से हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया का समय भी पूछा जाता है और रचना के कौन रचनाकार हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। द फ्रेंड 1817। एड टू रिफ्लेक्शन 1825। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830।
कॉन्फेसेज आई एम इंक्वायरिंग। अब देखिए ये जितने भी हम बता रहे हैं, बायोग्राफिया है, द फ्रेंड करके, एड टू रिफ्लेक्शन, ये कॉलरिज की सारी ही रचनाएं लगभग बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो बायोग्राफिया 17 में, द फ्रेंड 17 में, दोनों बायोग्राफिया द फ्रेंड दोनों ही लिखा गया। एड टू रिफ्लेक्शन 1825 में है। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830 में है। चर्च एंड स्टेट 1830। कन्फेंसेज ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 में है। लेक्चर्स ऑन लिटरेचर करके है, फिर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर करके है। पीवी सेली का है द डिफेंस ऑफ पोएट्री 1840 में है। इसके बाद इमर्सन, इमर्सन जो है इनका समय बताया गया 1803 से 1882, और इमर्सन के द्वारा नेचर 1836, द अमेरिकन स्कॉलर 1837, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838, सेल्फ रिलायंस 1841, हेनरी डेविड थोरो 1817 से 68, इनका है लाइफ विदाउट प्रिंसिपल 1862, दिवेन वुड्स 1864, केप कॉड 65, एंकिन कनाडा 66, लाइफ इन वुड्स। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है 1818 से लेकर 1883, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867। तो कार्ल मार्क्स जो है इनका जो है पावर्टी ऑफ फिलॉसफी हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, दास कैपिटल 67 में हो गया। मैथ्यू आर्नल्ड 1822, इनका है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म 1865, ऑन द स्टडी ऑफ सोल्टिक लिटरेचर 1867, कल्चर एंड एनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का क्या क्या हो गया, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी ऑफ सोल्टिक लिटरेचर, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। इसके बाद है लियो लेव टॉल्स्टॉय 1828 से 1910, रिसेक्शन 99, व्हाट इज आर्ट एंड अदर एसेज, वार एंड पीस, चाइल्डहुड, सेवोस्पोल रेखाचित्र, अन्ना केरेनिना करके ये है रचनाएं इनकी। अभी देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो इनको एक साथ मत याद करिए, अदरवाइज याद नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा रचनाओं को याद करते चलेंगे, साथ में एक एक लोगों के जो कॉन्सेप्ट है उन पे भी बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम क्रम से देखें तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु के काव्य सिद्धांत, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जैसे हम प्लेटो के सिद्धांत की बात करें, तो प्लेटो किस प्रकार के जो है पाश्चात्य काव्य उसमें जो है दार्शनिक रहे हैं, वो किस प्रकार के रहे हैं। तो इनका जो है सभी का देखिए अपना एक दर्शन होता है किसी भी चीज की फिलॉसफी देने के पहले, है ना। तो वो जैसे प्लेटो है वो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक है। इनके गुरु कौन है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम है, सुकरात है। तो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी हैं, इनके गुरु सुकरात हैं जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध है। कौन, सुकरात इनके गुरु अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इनका काव्य शास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। एक तो ये प्रत्ययवादी आत्मवादी हैं, इनके गुरु सुकरात हैं, इनका काव्य शास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ अपना नहीं है प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो ने इसके लिए लिखा ही नहीं ना। वो जैसे होता नहीं कि जैसे रीतिकालीन आचार्य हैं, तो उनको एक काम दिया गया कि आपको काव्य शास्त्र को सरल ढंग से में समझाना है। प्लेटो स्वतंत्र विचार वाले, ये तो एक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उसमें कुछ मान्यताएं इनकी काव्यशास्त्र से रिलेटेड आ गई, इसीलिए हम लोग इनको पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पढ़ते हैं। तो इन्होंने अपनी तर्कशीलता के आधार पे जो है कोई ऐसा काव्यशास्त्र के लिए कोई ग्रंथ नहीं निकाला, बल्कि इन्होंने इयॉन है, सिम्पोजियम है, रिपब्लिक है, ये जो तीनों रचनाएं इयॉन है, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, इनमें ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं आती हैं। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क्स में क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स, इन्हीं में प्लेटो की कविताएं संकलित है। किसमें, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में ही प्लेटो की कविताएं संकलित है। प्लेटो द्वारा रचित फिलेबुस ग्रंथ क्या है, तो प्लेटो द्वारा रचित फिलेबुस ग्रंथ आलोचनात्मक सामग्री के रूप में ज्यादा उपादेय ग्रंथ नहीं है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता होती है। अब यहाँ पे हम देखें तो प्लेटो प्रत्ययवादी आत्मवादी है ना, इयॉन, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो के सिद्धांत हैं। प्लेटो द्वारा रचित जो फिलोवेश ग्रंथ है वो क्या है, वो आलोचनात्मक सामग्री के रूप में ज्यादा उपादेय नहीं है, लेकिन जो इनका काव्य और कला के विषय में चिंता था वो ध्यान देने वाली है। क्योंकि अगर इनकी हम चिंता को समझते तो इनके शिष्य जो सुकरात ने बात को काटा, अपने सिद्धांत दिए, तो ही समझ पाएंगे। इसलिए जो भी इन्होंने अपने दर्शन प्रस्तुत किए उनमें इनका काव्य और कला संबंधी मान्यता में प्लेटो की मुख्य चिंता क्या थी, आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है क्या, यानी एक आदर्श राज्य बन जाए। और आदर्श राज्य में आप ये सोचो कि काव्य और कला का अस्तित्व क्या, काव्य और कला का मतलब क्या है।
तो कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी होता है। क्या? कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का क्या मानना था? कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना यही था कि यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी होता है। कला विषय को लेकर मानकीय नॉर्मेटिव दृष्टिकोण स्वीकार करता है। तो मुख्य चिंता क्या है? आदर्श राज की स्थापना। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो क्या मानते थे कि यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी है। ठीक है। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण कौन सा नॉर्मेटिव जो है अपनी दृष्टि रखता है। उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे एकेडमी ऑफ प्लेटो भी कहा जाने लगा। तो काव्य और कला मुख्य चिंता आदर्श राज। फिर इसके बाद दिया है कि कला के मूल्य को लेकर इनका मानना क्या था? नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी दृष्टि थी इनकी। एकेडमिया नामक शिक्षण संस्थान की इन्होंने शिक्षण संस्था की स्थापना की जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। अब देखिए ये प्लेटो के बारे में हमने इतना देखा और प्लेटो के बारे में और भी देखें तो देखिए प्लेटो जो है क्योंकि वो किसके गुरु है? अरस्तु के गुरु है ना? इनके बाद इनके शिष्य का नाम आता है अरस्तु। ये प्लेटो के बाद आते हैं। प्लेटो जो है इनके गुरु हुए। तो प्लेटो ने तो उतने विस्तार से कुछ नहीं दिया। इन्होंने एक तरीके से मुख्य चिंता यही प्रकट की थी कि अगर एक राज्य की स्थापना हो तो आदर्श राज्य कैसे स्थापित होना चाहिए, ये प्लेटो का कहना था। इसलिए जो हमारे सिलेबस में प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत रहेगा उसको तो हमें देखना ही देखना है। लेकिन एक बार इनके शिष्य के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि इनके शिष्य के बारे में क्या है। क्योंकि जब हम गुरु के बारे में पढ़ते हैं इन्होंने ऐसा कोई दर्शन दिया नहीं है। और पिलोविस ग्रंथ जो कि आलोचनात्मक सामग्री है, इनकी काव्य और कला संबंधी मुख्य चिंता है कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो और अगर आदर्श राज्य बन भी जाए तो कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का यही मानना था कि कला क्या होना चाहिए, उपयोगितावादी और नैतिकतावादी हो। नॉर्मेटिव दृष्टिकोण हो। अगर अगर कला उपयोगितावादी नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एकेडमिया जो इनका शिक्षण संस्थान उसको पहला यूरोप का विश्वविद्यालय भी कहते हैं, एकेडमी ऑफ प्लेटो। अब जब इनके शिष्य जो हुए अरस्तु, अब अरस्तु ऐसा क्या विचार दिए जो प्लेटो से जुड़ा हुआ है। अब जैसे उनका एकेडमिया संस्थान बना तो अरस्तु का वास्तविक नाम जो कि अरिस्टोटोटलिस है और इनका भी संबंध यूनान से है। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माने जाते हैं। देखिए गुरु नहीं माने जाते, पर गुरु का चेला अरस्तु वो माना जाता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार। तो अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कुल कितनी बताई जाती है कि 400 के आसपास इन्होंने ग्रंथ लिखे और अपने काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरिपोइथिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांत का विवेचन किया। अरिस्टोटोटलिस जो है यूनान पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है और ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास है। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरिपोइथिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया और ये 50 पृष्ठों का ये ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा है। तो कुल तो इन्होंने 400 ग्रंथ के आसपास लिखे, लेकिन जो इनका काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है उसका नाम है पेरिपोइथिकेस। पेरिपोइथिकेस में ही अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांत का विवेचन किया और ये 50 पृष्ठों का ये ग्रंथ जो है ये छोटे छोटे कुल 26 अध्यायों में बटा है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान भी 330 ईस्वी पूर्व के आसपास लगाया जाता है। अरस्तु की पेरिपोइथिकेस काव्यशास्त्र के 26 अध्यायों में निहित जो विषय दिए गए वो क्या क्या है, वो इस तरह है। अध्याय 1 से 5 में त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, माध्यम और विवेचन, विषय और पद्धति के भेद। तो अध्याय 1 से 5 में त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, माध्यम और विवेचन, विषय और पद्धति के भेद है। अध्याय 6 से 19 में 6 से लेके 19 देखिए 1 से 5 में त्रासदी है, महाकाव्य, प्रहसन है, माध्यम और विवेचन है। अध्याय 6 से लेके 19 में मुख्य भाग जिसमें त्रासदी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो 1 से 5 में तो हो गया, 6 से 19 में जो मुख्य भाग है जिसमें त्रासदी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। त्रासदी एक इंडिपेंडेंट सिद्धांत है जो पढ़ना ही पड़ेगा, इनका अलग से है वो। और 20 में पद आदि का व्याकरणिक रूप देखने को मिलेगा। 21-22 में आपको लक्षण और पदावली विवेचन देखने को मिलेगा। जो 23 और 24 है उसमें महाकाव्य के बारे में मिलेगा। तो जो 23 है और 24 है वो महाकाव्य है। अध्याय 25 में आपको विद्वानों द्वारा काव्य के विरोधों पर अरस्तु के विचार देखने को मिलेंगे। अध्याय जो 26 है उसमें त्रासदी और महाकाव्य की तुलना। तो अध्याय 26 में आपको त्रासदी क्या, महाकाव्य, इनकी तुलना देखने को मिलेगा। अब देखिए अरस्तुकृत जो पेरिपोइथिकेस है, अरस्तुकृत पेरिपोइथिकेस जो काव्यशास्त्र है उसमें अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया है। अरस्तु के द्वारा जो पेरिपोइथिकेस काव्यशास्त्र उसमें अध्याय 12 और 20 को ये जो है
काव्यशास्त्र में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया है। अरस्तु की रचना पेरिपोइस को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। एक है यूनान के काव्य स्वरूपीय स्पष्टता एवं वस्तुगत विश्लेषण, दूसरा है प्लेटो के आक्षेपों का विरोध अथवा निवारण। अब यहाँ पे देखिए क्रम से आपका दिया है यूनानी भाषा में लिखी जो पेरिपोइस है उसको अंग्रेजी में टी विंस्टैंटली ने आन पोएटिक्स नाम से 1780 में अनुवाद किया। किसने? टी विंस्टैंटली आन पोएटिक्स नाम से 1780 में अनुवाद किया। पेरिपोइस में आए महत्वपूर्ण यूनानी शब्द है मिमेसिस, मिमेसिस का अर्थ अनुकरण, कथारसिस मतलब विरेचन, पेरिपोइथवेर करके है, फिर स्थिति विपर्याय है, अनगुरुनिस है, अभिज्ञान है, माइथस है। ये देखिए ये सब यूनानी टर्म आए हैं उनमें जिनका पूछा जा सकता है मतलब इसलिए ही दिया होगा। तो मिमेसिस इमिटेशन अनुकरण, फिर कैथारसिस क्या होता है, विरेचन क्या है, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन क्या है, स्थिति विपर्याय कहते हैं, रिकॉग्निशन अनग्नोरोसिस, अभिज्ञान माइथस प्लॉट, विरेचन एथोस कैरेक्टर, फिर चरित्र पाथोस इमोशन भाव को, फिर प्रॉक्सिस एक्शन या कार्य व्यापार। इन सभी शब्दों के पारिभाषिक रूप को नीचे बताया गया है। अनुकरण का क्या मतलब है? अनुकरण का क्या मतलब है? रूपांतरण का वह उन्नत रूप जिसके द्वारा वस्तु जैसी थी अथवा है उसे वैसे ही बताया अथवा दर्शाया जाए। रूपांतरण का वो उन्नत रूप जिसके द्वारा वस्तु जैसी थी अथवा है उसे वैसा ही बताया अथवा दर्शाया जाए जैसा उसका होना पाया गया। विरेचन इसका पारिभाषिक अर्थ क्या है? विरेचन का अर्थ है भारतीय चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है विरेचन टर्म का। कला क्षेत्र में इस शब्द को करुणा और भय के स्थान पर भावात्मक विश्रांति अथवा भावात्मक शुद्धता प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। विरेचन की बात है स्थिति विपर्याय, जब दुखांतक में निहित कथानक को आवश्यकता के अनुसार विपरीत दिशा में मोड़ दें। स्थिति विपर्याय क्या है? जब दुखांतक में निहित कथानक को आवश्यकता अनुरूप विपरीत दिशा में मोड़ दे तो उसको क्या कहते हैं? स्थिति विपर्याय कहते हैं। अभिज्ञान क्या है? इसके तहत अज्ञान के रूप में की गई ज्ञान में बदला लेना। यहाँ कथा पात्रों के हृदय में प्रेम और घृणा का संचार करती है जिससे उनका भाग्य निर्धारित होता है, तो अभिज्ञान है। कला क्या है? प्रकृति का ही अनुकरण माना गया है कला को। चरित्र गुण अथवा चित्रवृत्तियों की व्याख्या देने वाला पक्ष चरित्र है। भाव क्या है? मनोदशा द्वारा उत्पन्न प्रस्तुति भाव है। कार्य व्यापार किसे कहते हैं? तो आंतरिक कार्यों का बोध उत्पन्न कराने वाली शक्ति है कार्य व्यापार। अरस्तु कहते हैं कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य जो है वो क्या है? तो कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। दुखांतक को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार को अनुकरण करता है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भाव को उचित विरेचित करता है। प्रकृति क्या है? वुचर प्रकृति को वस्तु का आंतरिक धर्म मानते हैं। कौन मानते हैं? बुचर जो है ये प्रकृति को बुचर जो है ये प्रकृति को वस्तु का आंतरिक धर्म मानते हैं जिसके द्वारा विश्व सृजनात्मकता प्राप्त करता है, ऐसा उनका कहना है। अरस्तु देखिए प्रकृति के 6 अर्थ मानते हैं। अरस्तु के अनुसार देखें तो प्रकृति के कुल 6 अर्थ हैं। ये प्रकृति के 6 अर्थों में गति का कारण क्या है? गति का कारण घटक, आकृति अथवा रूप, तत्व, विषय अथवा वस्तु, विकास प्रक्रिया। तो अरस्तु प्रकृति के जो 6 अर्थ मानते हैं उसमें गति का कारण घटक, आकृति अथवा रूप, तत्व, विषय अथवा वस्तु, विकास प्रक्रिया। तेखनीज तितुरेकेश नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। अरस्तु की कृति वसीयतनामा, अरस्तु की कृति का नाम है वसीयतनामा। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र भी कहते हैं। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में भी घोषित किया है। कवि व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अरस्तु जो है वो काव्य को 2 प्रकार का मानते हैं। कवि के भीतर की गंभीरता और उदारता को वीर काव्य से जोड़ते हैं, यानी जब कोई भी कवि अंदर से भीतर से गंभीर और उदारता के साथ लिख रहा है तो वो वीर काव्य से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ कवि के क्षुद्र और विनोदी भाव को व्यंग्य से जोड़ते हैं। उदात्त मानव चरित्र को इन्होंने महाकाव्य के भीतर महत्व दिया है कि अगर उदात्त मानव का चरित्र दिखाया जा रहा है तो अच्छी बात है, और महाकाव्य को लेकर अरस्तु ने कोई मुख्य परिभाषा नहीं दी है। हाँ, ट्रेजिडी पर बात करते हुए जरूर महाकाव्य पर भी उन्होंने विचार किया है। ज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने क्या लिखा है कि ज्ञान की सभी शाखाओं में आबाद गति मतलब कि वो आबाद गति से जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखिए बहुत ही संक्षेप में जो है आपको तथ्य जो बताया है
ये किसके बारे में हमने बताया? प्लेटो के काव्य भाषा सिद्धांत या अरस्तू के बारे में। लेकिन हमको प्लेटो को बहुत ही डिटेल में पहले समझने की ज़रूरत है, तो हम मूल टेक्स्ट से समझते हैं कि प्लेटो है, अरस्तू, इनके क्या सिद्धांत हैं और इनके पीछे इनकी मान्यता क्या है। क्योंकि सिर्फ हमको फैक्ट पढ़ने से ही काम नहीं बनने वाला है, जब तक आप समझ नहीं विकसित करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए, जो प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत है, तो उनके दार्शनिक पक्ष पे बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन आपसे प्लेटो से पूछे जाते हैं, प्लेटो का जन्म पूछा जाता है कि पहले वो कहाँ से हैं प्लेटो जो, तो ये इनका जन्म जो है ये यूनान की राजधानी एथेंस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ऐसे नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। और जीवन काल भी बताया गया कि 427 से लेकर 347 जो है ईसवी पूर्व तक का इनका जीवन का पूरा कालखंड रहा। तो प्लेटो का जन्म यूनान की राजधानी कहाँ पे? एथेंस में हुआ। इनका जीवन काल जो है 427 से 347 तक माना जाता है। पाश्चात्य आलोचना का शुभारंभ जो है प्लेटो से माना जाता है, यानी उन्होंने शुरू किया। इस संदर्भ में प्लेटो का स्थान जितना विशिष्ट उतना ही प्रभावशाली भी है। प्लेटो का परिवार राजनीति से संबंधित रहा है, लेकिन प्लेटो निरंतर अध्यापन शैली से, यानी वैसे तो पूरा परिवार जो है राजनीति से जुड़ा रहा, लेकिन इन्होंने निरंतर जो है अध्यापन शैली होने के कारण राजनीति में भाग नहीं लिया, यानी ये हमेशा पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, इसलिए वो राजनीति में बहुत मुखर नहीं हुए। लेकिन क्योंकि परिवार का जो है बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है किसी भी बालक पे, भले वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। और अध्ययन अध्यापन में भी तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताना, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप उससे जुड़े नहीं तो एकदम ही कटे हैं। और प्लेटो ऐसे मूलतः किस तरीके से दार्शनिक थे? तो वो आदर्शवादी दार्शनिक थे, और उसी के प्रखर मेधावी खतंत्र विचारक सुकरात की दार्शनिक मान्यताओं का जो है, यानी इनके जो शिष्य हैं उन पे प्लेटो के जीवन और चिंतन पे गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि ये एक आदर्श समाज व आदर्श राज की स्थापना रखते थे। जैसे आप पढ़ते हैं राम जी का कि तुलसीदास जी क्या कहते थे? राम राज्य की बात, लोक मंगल की बात करते थे। तो एक समय ऐसा भी आया जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख कर ये अपने प्रभु राम के राम राज्य की ही बात करते हैं और आगे भविष्य में भी सोचते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, लोक मंगल की कामना हो। तो क्या गलत है? प्लेटो भी एक तरीके से आदर्शवादी दार्शनिक थे, तो ये सोचते थे कि हमारा जो समाज होगा एक आदर्श समाज होगा। आदर्श समाज कैसा समाज हो सकता है? जहाँ पे एक तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है, समता के आधार पे वर्ग विभाजन और कुछ भी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है। तो एक आदर्श समाज व आदर्श राज्य की स्थापना के आकांक्षी थे, और उनकी समस्त विचारों को उनकी पुस्तक जो है रिपब्लिक, इनके जितने भी विचार हैं इनके समस्त विचारों को इनके पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, उसमें देखा जा सकता है। वस्तुतः जो प्लेटो है इनका प्रकृति क्षेत्र क्या था? दर्शन था, किंतु हृदय से वे कवि थे। अब देखिए बात तो यही है ना कि इनका प्रकृति क्षेत्र तो दार्शनिक था, लेकिन हृदय से वे क्या थे? हृदय से वे कवि थे। वे संस्कार व स्वभाव से कवि थे। संस्कार और स्वभाव ऐसे थे कि संस्कार और स्वभाव से वो कवि थे, पर शिक्षा व परिस्थिति से दार्शनिक थे। तो आप क्या है, इनमें बहुत ज्यादा चीजें भी वो मायने रखती है। तो प्लेटो प्रकृति क्षेत्र दर्शन था, लेकिन हृदय से तो कवि थे। संस्कार स्वभाव से कवि थे, पर शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक थे। उस सुकरात जैसे सुकरात के अपूर्व मेधावी असाधारण शिष्य थे। सुकरात का दृष्टिकोण, यानी देखिए पहले सुकरात है। सुकरात कौन है? प्लेटो के गुरु हुए सुकरात, और प्लेटो के शिष्य हो गए अरस्तु। अब सुकरात जो इनके गुरु थे वो भी तो अपूर्व मेधावी थे, असाधारण, उनके शिष्य ये थे। और जब सुकरात का दृष्टिकोण बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक था, तो शिष्य पर भी कुछ तो असर पड़ेगा ही। भौतिक जीवन में जो उपयोगी हो और नैतिक जीवन में जो सात्विक हो वही उत्तम है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि जो भौतिक जीवन में उपयोगी हो, क्योंकि हम भौतिक जीवन में ऐसी सुविधाएं जुटा लेते हैं जिसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भौतिक जीवन में जो उपयोगी और नैतिक जीवन में जो सात्विक हो वही उत्तम है। सुकरात के विचार में सुंदरता व उपयोगिता ये दोनों सब समानार्थक है। सुंदरता व उपयोगिता, कोई वस्तु सुंदर है अगर वो अनुपयोगी है तो कोई मतलब है उसका? अनुपयोगी चीज जो है वो सुंदर कैसे हो सकता है? इसलिए सुकरात के विचार में है कि सुंदरता को आप उपयोगिता से जोड़ो, सिर्फ सुंदरता को सुंदरता की दृष्टि से मत देखो, अगर उपयोगी है तो उसका मतलब है। प्लेटो पर अपने गुरु के इन विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हीं उपयोगितावादी आदर्श उन्मुख विचारों के संदर्भ में उन्होंने आदर्श गणराज्य की परिकल्पना की, तथा इसी परिप्रेक्ष्य में साहित्य एवं कला के संबंध में अपनी मान्यताएं भी उन्होंने बनाई। अब प्लेटो का जो साहित्य है, प्लेटो के साहित्य विचार उनके दार्शनिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित है।
अतः उनकी साहित्य संबंधी धाराओं के विवेचन के लिए दार्शनिक और राजनीतिक विचारकों को तत्कालीन परिस्थितियों को समझना होगा। आपको इनके दार्शनिक चिंतन को समझना बहुत जरूरी है प्लेटो का। देखिए, प्लेटो के दर्शन का चरम लक्ष्य क्या था? सत्य या अंतिम सत्य की खोज करना। कौन सा है सत्य या अंतिम सत्य? अंतिम सत्य संबंध में मुख्यतः दो विचार उनके सामने आते हैं। एक वो है जो किसी सूक्ष्म सत्ता या परोक्ष सत्ता को यानी परमात्मा की अंतिम सत्य या शाश्वत को तत्व मानते हैं। दूसरा वो है जो आपको इस भौतिक जगत में दिख रहा है। एक तो है जो नहीं दिख रहा, शाश्वत है, नष्ट नहीं होने वाला पर दिख नहीं रहा। एक है भौतिक जगत में जो सब कुछ दिख रहा है लेकिन वो सही नहीं है। इन्हें क्रमशः आदर्शवादी एवं यथार्थवादी कहते हैं। एक चीज है आदर्शवादी, एक वो है जो किसी सूक्ष्म सत्ता परोक्ष सत्ता को यानी परमात्मा को अंतिम सत्य या शाश्वत मानते। दूसरा वो जो दिख रहा है, सृष्टि का आधारभूत तत्व है। आदर्शवादी वर्सेज यथार्थ। प्लेटो कैसे थे? आदर्शवादी थे। वे मानते थे कि इस भौतिक जगत के पीछे किसी सूक्ष्म शाश्वत और अलौकिक जगत का आधार है और इस सृष्टि का जो निर्माण है वो कोई अलौकिक शक्ति या परमात्मा के विचार या अनुसार से ही हुआ, वही मूल तत्व है, बाकी तो सब झूठा है। प्लेटो के अनुसार इस संसार की सारी वस्तु विचार रूप अलौकिक जगत में ही विद्यमान है। सांसारिक पदार्थ अपूर्ण परिवर्तनशील एवं नाशवान है, अतः वे मिथ्या है। जबकि अलौकिक जगत में विद्यमान उनका विचार या प्रत्यय अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत होने के कारण सत्य है। इस प्रकार वस्तु की अपेक्षा विचार या तत्व को ही प्रमुखता देने के कारण प्लेटो के विचार को तत्ववाद या आदर्शवाद कहा जाता है। आगे चलकर यही आदर्शवाद आध्यात्मिक विचारों, नैतिक सिद्धांतों में उच्च कोटि के मानव मूल्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्लेटो भारतीय अद्वैतवादियों की भांति जगत को मिथ्या एवं विचार रूपी ब्रह्म को सत्य मानता था और इसकी उस धारणा का प्रभाव उसके राजनीतिक एवं साहित्यिक विचारों पर भी पड़ा। प्लेटो के राजनीतिक विचार, प्लेटो के ये तो हमने देखे कि जो प्लेटो का विचार था ये कौन सा विचार था, उनका दार्शनिक चिंतन था। इनके राजनीतिक विचार क्या थे? क्योंकि इनका पूरा परिवार तो राजनीति से प्रभावित है, ये भले ही शिक्षक थे। तो देखिए राज्नीतिक विचार का बहुत फर्क पड़ता है। प्लेटो एक तो जो है यूनान में जो इनका जन्मभूमि रहा, वो प्लेटो का जन्मभूमि यूनान वो उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था और इनमें दो राज्य सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक राज्य का नाम था एथेंस, एक का नाम स्पार्टा। कहानी जानना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए ये देखिए कि जो प्लेटो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था यूनान में छोटे छोटे राज्य में विभक्त था और दोनों जो है एक बड़ा राज्य में एथेंस था, एक स्पार्टा था। ये दोनों हमेशा क्या होते थे कि विरोधी विचारधारा वाले थे, तो ये जीवन मार्गों के विरोधी विचारधारा को मानने वाले थे। एथेंस जो था, एथेंस जहाँ था ये बौद्धिक विकास की बात करता था कि बौद्धिक रूप से बढ़ो, कलात्मक उत्कर्ष को महत्व देता था एथेंस। और जो स्पार्टा था ये कहता नहीं, स्पार्टा कहता स्पार्ट रहो, यानी स्पार्ट यानी शारीरिक रूप से मजबूत रहो। तो एक तो शारीरिक रूप पे ध्यान देता, सैन्य शक्ति संचालन पे ध्यान देता, दूसरा कहता नहीं बुद्धिमान रहो, कलात्मक रहो। अगर बुद्धि किसी शारीरिक एक बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन शरीर से ईड़ है, बस वो बौद्धिक रूप में बहुत तेज है, लेकिन कोई तगड़ा इंसान उसके सामने आ गया शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट है, तो लड़ाई होगी तो बेचारा हो सकता है कि एथेंस वाला किससे पराजित हो जाए, स्पार्टा से। लेकिन जहां बुद्धि की बात आएगी वहां पे एथेंस वाला जीत जाएगा। तो अब क्या होता कि ये दोनों राज्य आपस में इनके लड़ने का आधार भी समझ में आएगा, एक शारीरिक विकास सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, एक कलात्मक उत्कर्ष को। इस प्रकार एथेंस जो था, क्योंकि वहां पे बुद्धि वाले लोग हैं तो वहां लोकतंत्र का विकास हुआ, और स्पार्टा जो है जहाँ पे सब शक्तिशाली लोग हैं वहां पे अधिनायक तंत्र आया। एथेंस में विचार है, कलाकार है, साहित्यकार है, तो स्पार्टा में परिश्रमी है, परिक्रमी योद्धा है। समय है 431 वर्ष ईस्वी पूर्व की बात है। 431 में जो स्पार्टा है इसने क्या किया, यानी एक तरीके से जो मजबूत इंसान था बुद्धि पर आक्रमण कर दिया। स्पार्टा ने एथेंस पे आक्रमण कर दिया। युद्ध करीबन चलता रहा 27 साल तक और 431 से 404 ईस्वी पूर्व में आप देखते हो जो एथेंस यानी जो बुद्धि था वो पराजित हो गया। अब बुद्धि पराजित हो गया किससे? शारीरिक हिष्ट-पुष्ट से। अब ऐसे में जो स्पार्टा ने एथेंस को बहुत अपमानित किया, उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में 427 में प्लेटो का जन्म हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 404 में ये हुआ, 427 में प्लेटो वहां जन्म लेते हैं। उनका जो शैशव काल है, बाल्यकाल, यौवन का आरंभिक जीवन युद्ध की काली छाया में गुलामी की परिस्थिति में बीता, क्योंकि स्पार्टा ने तो एथेंस को गुलाम बना रखा और यहीं पे 427 में प्लेटो जैसे दार्शनिक जन्म लेते हैं गुलामी की जंजीरों में। इसी कारण जब वो रिपब्लिक लिखते हैं तो रिपब्लिक में प्लेटो क्या कहते हैं, गुलामी जो है वो मृत्यु से भी भयावह है।
क्योंकि उन्होंने देखा, उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लिया, उन्हीं में श्वास लिया। इन परिस्थितियों से अतिरिक्त दूसरी घटना जिसने प्लेटो को विचलित किया, वो अपने गुरु सुकरात को उनका मृत्यु दंड दिया जाना, क्योंकि गुरु सुकरात बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। अब एक बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे पहले एथेंस ने अपने यहाँ पे कलात्मक उत्कर्ष को, बुद्धि को, सबको वो किया, लेकिन हार गया और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। और जहाँ पे प्लेटो जैसा दार्शनिक होता, वो देखता है कि गुलामी तो मृत्यु से भी भयावह स्थिति, फिर देखता है कि बुद्धिमान व्यक्ति, इनके गुरु, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। सुकरात जो कि रूढ़िवाद, पाखंड व अंधविश्वास का स्थान जो था, उसका विरोध करते, वो बौद्धिक स्वातंत्र, तार्किकता और स्वतंत्र चिंतन की बात करते, इसीलिए उनको मृत्युदंड दिया गया था। अब जब ऐसी स्थितियां बनी तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या दिमाग में चलेगा। तो प्लेटो का जो समस्त चिंतन है इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं द्वारा प्रेरित और संचालित है, इसलिए वे एक ऐसी शासन प्रणाली का आविष्कार करने के लिए प्रेरित हुए थे जिसमें सत्य को और सत्य को मानने वालों को सबसे ऊंचा रखा जाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऐसे गणराज्य की कल्पना की जिसका शासक कोई महान दार्शनिक, आचार्य या महात्मा होगा। जब खुद होगा तो ऐसे राज्य की स्थापना करेगा। अपने ग्रंथ, इनके रचना का नाम है दी रिपब्लिक। उसमें रिपब्लिक में प्लेटो ने विस्तार से एक ऐसी योजना पद्धति बताई कि शासन में शासक का चयन कैसे हो। फिर उसमें इन्होंने बताया कि शासन का चयन हो, उसके विचार के अनुसार विद्यालयों में ही इस प्रकार के चयन की प्रक्रिया का सूत्रपात हो जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय से ही धीरे धीरे करके एक दिन वो दिमाग तैयार हो जाता है जो पूरी सत्ता पे राज करने वाला है। तो कहते हैं कि 7 में 20 वर्ष के आयु में, कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु के छात्रों में जो सर्वोच्च सिद्ध हो उन्हें सैनिक के रूप में चुनकर आपको विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए, और उनमें जो उच्च स्तर के सिद्ध हो जाए उनको शासन वर्ग में रख लेना चाहिए। इस शासक वर्ग में भी विशेष शिक्षा देकर उनमें भी उच्च स्तर का सिद्ध हो उसे राजा बना देना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो के स्वप्नों का शासक न केवल दर्शन, विज्ञान एवं शासन पद्धति में पारंगत हो, अपितु अपने व्यक्तिक और चारित्रिक गुणों की दृष्टि से भी सुसंपन्न हो। प्लेटो का लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करने का, या जिसमें सत्य, न्याय, धर्म और सदाचार की पूर्ण प्रतिष्ठा हो। इसके लिए शासक में आदर्श शासक के गुण होने चाहिए, और दूसरी ओर राज्य की सारी व्यवस्था, उसका वातावरण भी उसके अनुकूल होना चाहिए। इस व्यवस्था और वातावरण को अनुकूल या प्रतिकूल बनाने में कला और साहित्य क्या होगा। इसी दृष्टिकोण से प्लेटो ने इन पर विचार किया। वस्तुतः कला और साहित्य पर स्वतंत्र एवं निरपेक्ष दृष्टि से विचार करना होगा। साहित्य संबंधी इनकी मान्यताएं क्या थी। देखिए, साहित्य, क्योंकि हमने वो तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात की, मूलतः तो हमें साहित्य या काव्यशास्त्र को ही ध्यान में रखने पड़ना था। तो देखिए, ये एक आदर्शवादी समाज सुधारक थे, क्योंकि इन्होंने एथेंस की स्थितियां देखी थी, कैसे स्पार्टक के हाथ की कठपुतली हो गया था। तो ये एक आदर्शवादी समाज चाहते थे, समाज सुधारक के रूप में एक बुद्धिमान व्यक्ति को सत्ता के केंद्र में रखना चाहते थे। इनके मन में हमेशा समाज के कल्याण की भावना थी। इनके अनुसार सत्य यानी सही वही है जो समाज और व्यक्ति का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान करे। प्लेटो के अनुसार साहित्य का आधार क्या है। साहित्य लिखा जाए तो उसका कुछ उपयोगिता होना चाहिए, कुछ मूल्य। प्लेटो दार्शनिक होने के कारण सामाजिक उपयोगिता के बारे में सोचते थे। स्वयं कवि हृदय वाले होने के कारण उनकी भाषा शैली में भी काव्य तत्व दिखते थे। वे काव्य के प्रशंसक थे। प्लेटो अपने काल से असंतुष्ट थे। जिस काल में वो थे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि उनके समय की रचनाएं सस्ते मनोरंजन और चरित्रहीनता को ही बढ़ावा दे रही हैं, अतः उन्होंने इसका विरोध किया। वे काव्य की असीम शक्ति से परिचित थे और उनके सौंदर्य से भी प्रभावित थे, किंतु सत्य और नैतिकता की अवहेलना उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। देखिए, सस्ते काव्य हो, जिन काव्य का कोई मूल्य नहीं हो, कोई विचार क्रांति वाला ना हो, वो समाज में कोई मतलब है। ये समझते थे कि काव्य का अपने आप में उसके अंदर असीम शक्ति है, वो समाज में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जब भी काव्य लिखा जाए उसकी सामाजिक उपयोगिता हो। अगर कोई चीज सुंदर है तो उपयोगी हो तो ही सुंदर है, उपयोगी नहीं है तो वो सुंदर नहीं है। अब आप देखिए इनकी काव्य के भेद के बारे में। प्लेटो जो है उनमें परंपरागत धारणाओं के अनुसार काव्य को भी कला के तहत स्थान उन्होंने दिया। क्या किया प्लेटो ने, परंपरागत जो धारणाएं उनके अनुसार काव्य को भी कला के तहत स्थान दिया। यूनान में कला शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है। कला क्या है, यूनान में कला शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है। यूनानी विचारधारा के आधार पर बाद के पश्चिमी विचारकों ने भी उपयोगी एवं ललित कलाओं का विशद विवेचन किया। प्लेटो जो है कला के 3 प्रकार मानते थे। प्लेटो जो है वो कला के कितने प्रकार मानते, 3 प्रकार। 3 प्रकार में उपयोग की कला, निर्माण की कला और कहते हैं प्रतिरूपण की कला। तो प्लेटो जो है कलाओं के 3 प्रकार मानते हैं, उपयोग की कला, निर्माण की कला, प्रतिरूपण की कला। प्लेटो की मान्यता थी कि काव्य मानवीय संवेदना को उत्तेजित कर हमारी आत्मा को क्षति पहुंचाता है।
काव्य आत्मा के असाधु अंश का ही पोषण करता है। काव्य को इसलिए भी वे हे दृष्टि से देखते थे क्योंकि उनके अनुसार वह अनुकरण का भी अनुकरण होने के कारण सत्य से 3 गुना दूर है। प्लेटो का मानना क्या था? वो उनकी धारणा थी कि काव्य को भी कला के तहत स्थान दिया जाए। काव्य को भी, जो कला है, कला के अंतर्गत ही काव्य आना चाहिए। और वैसे भी यूनान में कला शब्द का व्यापक अर्थ था अपने आप में। और प्लेटो कला के 3 प्रकार मानते थे कि कला 3 प्रकार का होता है। कौन सी कला? उपयोग की कला, निर्माण की कला, प्रतिरूपण की कला। और मानते थे कि काव्य जो है वो मानवीय संवेदना को उत्तेजित कर हमारी आत्मा को क्षति पहुंचाता है। इसलिए जब भी लिखो, अच्छा लिखो, कुछ अच्छा करो उसमें। प्लेटो ने काव्य को प्रमुख रूप से जब 3 भागों में बांटा तो उसमें इन्होंने अनुकरणात्मक, इसके तहत उन्होंने माना कि जो काव्य होता है वो अनुकरणात्मक होता है। यानी इसके तहत उन्होंने नाट्य विधा जैसे त्रासदी और कामदी आदि को रखा। कथनात्मक में इन्होंने कवि स्वयं एक वक्ता के रूप में चीजें कहता है, कथनात्मक। उभय या मिश्र में ये कहते हैं कि इसके तहत उन रचनाओं को स्थान दिया गया है जिनमें उपयुक्त दोनों भेद को सम्मिलित किया जाता है, महाकाव्य। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के 2 प्रमुख भेद माने गए, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। पहले भी आपने पढ़ा। दृश्य जो देख रहे हैं, श्रव्य यानी जो सुन रहे हैं। प्लेटो कहते हैं जो संपूर्ण काव्य है वो संपूर्ण काव्य को अनुकरण मानते थे, इसलिए उन्होंने इन भेदों को क्लासिफाई करते समय नाटक को पुनः अनुकरण का। नाटक अनुकरण पर, अनुकरण मतलब समझे, नकल पर आधारित होता है। ये तथ्य सर्वमान्य, परंतु इसी तथ्य को संपूर्ण काव्य पर आरोपित करना उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन देखना ये है कि इन्होंने कहा कि काव्य को भी इन्होंने अनुकरण कहा और नाटक को भी कहा। काव्य के ही अनुसार प्लेटो ने शैली के भी 3 भेद माने। जो शैली है वो मानते थे गद्य लिखो या पद्य लिखो, किसी भी माध्यम में लिखो, भूत वर्तमान भविष्य, इसी को दिखाते हुए इसके लिए उन्होंने विशुद्ध वर्णनात्मक नाट्य उभय शैलियों को निर्देश दिया कि नाटक आदि में नाट्य शैली, प्रगीत आदि में वही चीज वर्णनात्मक है, महाकाव्य आदि में वही चीज मिश्रण शैली है। और प्लेटो ने शब्दों की लयबद्ध अभिव्यक्ति पर भी जोर दिया क्योंकि वो ये मानते थे कि लयात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव मनुष्य के मन को सबसे ज्यादा मोहित करता है, उस पर प्रभाव डालता है। प्लेटो की चिंतन में, क्योंकि वो नैतिक मूल्यों का प्राधान्य था, आदर्श गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वो मानते कि लय और रूप का संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए मनुष्य को विवेक, लय और समरसता से ही मानवीय चरित्र में स्थित तर्क, बुद्धि और सद्वृत्तियों में घनिष्ठ संबंध के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, अनुकरण यानी नकल करने का सिद्धांत एक तरीके से, क्योंकि प्लेटो ने पहले कहा तो गुरु ने जब कहा तो शिष्य ने उसी का जवाब दिया है आगे चल के। तो जो प्लेटो है वो काव्य और कला के बारे में जब इनसे मत विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता तो ये कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि वे काव्य को सत्य से 3 गुना दूरी पे मानते हैं। ये जो काव्य लिखा गया है, कोई काव्य आप पढ़ रहे हो, रस ले रहे हो, ये सत्य से आपको पता है 3 गुना दूरी पे है। पता लगा आपने शेखर एक जूनी पढ़ रहे हैं, आप रो रहे हैं, लेकिन शेखर एक जूनी पढ़ के क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये तो सत्य से प्लेटो के अनुसार 3 गुना दूरी पे है। मतलब उसमें सच्चाई तो पता नहीं कितना कम है और आप उसको सच्चाई मान के रो रहे हैं। तो ये काव्य और सत्य के बारे में प्लेटो के विचार है कि वो काव्य को सत्य से 3 गुना दूर मानते हैं। अब देखिए वो कैसे सत्य से 3 गुना, यही आपको समझना है। वो सत्य से त्रिगुणायत क्यों मानते हैं? उनका मानना है कि वस्तु को जब वे असत्य ही मान चुके थे तो मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता। उनकी दार्शनिक मान्यता के अनुसार सत्य केवल परमात्मा अथवा ईश्वर है और प्रकृति उसका अनुकरण है। अब यहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको हमने भक्ति काल में बहुत सारे दर्शन पढ़ाए। किसी ने कहा अद्वैत, अद्वैत मतलब कोई दूसरा नहीं, जैसे शंकराचार्य ने कहा अद्वैत वही परमात्मा है। हम सब जो आ गए हैं और ये जो जगत आपको संसार दिख रहा है, ये सब तो आपके आंख में पट्टी बंधाया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक परम ब्रह्म है अद्वैत। आ मीन्स नहीं, द्वैत मीन दूसरा, कोई दूसरा नहीं है। फिर आप देखते हैं तो कोई कहता नहीं, गलत है, द्वैतवाद। जैसे माधवाचार्य कहते नहीं, द्वैत है, 2 लोग हैं, एक तो ईश्वर है, परम सत्ता है, और हम सब जो आए हैं ना, ये परम सत्ता, यहीं से हम लोग इसके अंश हैं। ये एक लीला रचा हुआ है, सब यहाँ से टुकड़े में विभाजित होके एक जो है जगत के छोटे छोटे अणु हैं, लेकिन निकले सब है इसी से, परमात्मा से ही। और फिर जैसे जैसे मृत्यु होता आत्मा का, इसी में वो विलीन होने के लिए कामना करता। हर एक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करके अपने परम रूप में मिलना चाहता है। तो इन्होंने कहा कि देखो,
एक ये परमात्मा ना यही सत्य है और बाकी जो तुमको दिख रहा है ना सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। तो पहली चीज इनका मानना, सत्य से 3 गुना के बारे में ये क्या बताते हैं कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, वही सत्य है और ये जो प्रकृति हम सब जो है ना ये परमात्मा का नकल कर रहे हैं, उसका अनुकरण मात्र है। और जो काव्य है उसकी प्रकृति का अनुकरण है, यानी ये ईश्वर है, ईश्वर के हम सब अंश हैं, ऐसे समझिए। भगवान है, भगवान के द्वारा कलाकार है बनाया गया, साहित्यकार, रचनाकार सब। अब साहित्यकार जो है एक रचना लिख दिया, इसका मतलब पहले तो मूल रूप में भगवान थे, भगवान ने इनको बनाया और ये जो है कोई रचना कर दिए। इसका क्या मतलब है कि ये रचना करके मान लो कोई काव्य लिख दिए, तो काव्य ये किस तरीके से हो गया, सत्य से 3 गुना दूरी पे नहीं हो गया। यही इनका कहने का मतलब है कि काव्य जो है वो सत्य से 3 गुना दूरी पे क्यों है, क्योंकि परम सत्ता अर्थात ईश्वर जो है उसी का प्रकृति अनुकरण कर रहा है और जो प्रकृति का अनुकरण यानी हम सब है, हम लोग भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो हम लोग किसको देख के बना रहे हैं, प्रकृति का अनुकरण करके, इसलिए वो सत्य से 3 गुना दूरी पे। इतना ही नहीं, वो काव्य के उद्भव को भी कहते हैं अज्ञान प्रेरित, अज्ञानता से आ गया। उनके अनुसार कवि जो होता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, जानकार नहीं हो सकता, किंतु अनुकरण के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती, इस तत्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब यहीं पे अरस्तु कहेंगे, जैसे इन्होंने ऐसे कह दिया कि ज्ञान की आवश्यकता होती, इस तत्व को उन्होंने नहीं माना कि अनुकरण के लिए भी वो चीज होना चाहिए। अरे कोई भी ऐसे थोड़ी कलाकार बन जाएगा, उसके लिए उसको निश्चित परिपाटी पता होना चाहिए, तभी तो कोई चीज बनाना होगा, चित्र वगैरह सही बनाएगा, बाकी तो कोई ऐसे भी बना दे कोई देखने ही नहीं जाएगा। लेकिन प्लेटो जो है इस बात को नहीं मानते हैं। प्लेटो ने देखिए साफ साफ क्या कहा, ये कहते हैं कि अनुकरण के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है, ऐसा तो मैं मानता ही नहीं हूँ, कोई भी कर सकता वो काम। आपने काव्य हेतु पढ़ा होगा, हेतु का अर्थ हमने साधन या कारण बताया था कि जब हम काव्य लिखते हैं तो हमें ये लगता नहीं कि काव्य लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है जिसको प्रयोजन कहते हैं। काव्य लिखने के संबंध में जो साधन, किन किन चीजों का प्रयोग करना, हेतु या कारण। काव्य का हेतु प्लेटो ने किसको माना कि अगर हम मान लो कि हमने एक रचना लिख दिया, रचना लिख दी, कोई कविता बढ़िया लिख दिया, तो आपने पढ़ा, बहुत आनंद आया, तो काव्य के हेतु यानी काव्य के साधन के बारे में प्लेटो कहते हैं ये कैसे आता है, उसके पीछे दैवी प्रेरणा होती है। कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा है ना, अपने से नहीं सीख लिया है, दैवी प्रेरणा काम करती है। उनके अनुसार जो कवि है वो देवी प्रेरणा से प्रेरित होकर काव्य की रचना करता। आज के मनोवैज्ञानिक युग में इस धारणा को माना नहीं जा रहा है। उनके शिष्य जो अरस्तु थे, उन्होंने भी देवी प्रेरणा के उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, मतलब खुद चेले ने स्वीकार नहीं किया, अरस्तु जो है उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज आप गलत कह रहे हो कि देवी सरस्वती की कृपा से हमको गाना आ गया, हमने खुद का प्रयास नहीं किया। तो अरस्तु कहते हैं कि नहीं, काव्य का जो हेतु साधन है वो मानव के मन की ही अनुकरण वृत्ति और सामंजस्य है। प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हुए अरस्तु ने काव्य हेतु में अभ्यास और निपुणता पर भी बल दिया। तो एक चीज ये ध्यान रखिए, अरस्तु ने, हम लोगों ने तो काव्य हेतु में पढ़ा ही था प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा जो अरस्तु है इन्होंने प्रतिभा, अभ्यास और निपुणता पर बल दिया। भारतीय आचार्यों ने नैसर्गिक प्रतिभा, लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान द्वारा प्राप्त निपुणता को काव्य का हेतु माने हैं। तो ये चीज है, निपुणता को क्या माना है, भारतीय आचार्यों ने लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, इन सब को माना है। और प्लेटो मानते थे कि देवी प्रेरणा से विक्षिप्ता अवस्था उत्पन्न होती है और वो विक्षिप्ता अवस्था किसी मानसिक विकृति के कारण नहीं होती। इसी विक्षिप्ता अवस्था में अज्ञानता की स्थिति में कवि के माध्यम से जो है देवी शक्ति अथवा ईश्वर काव्य कृति की रचना करता है, कवि उस रचना का केवल भाषा मात्र है। प्लेटो के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो उन्होंने अनुकरण होने के कारण काव्य को सत्य से 3 गुना बताकर उनकी जो निंदा की है उसका दायित्व स्वयं कवि का नहीं वरन ईश्वर का हो जाता है। और प्लेटो के अनुसार कला क्या है, यथार्थ या सत्य से 3 गुना दूर अतः समाज के लिए अनुपयोगी है। अब देखिए इन्होंने ठहरा दिया ना, इन्होंने कहा सुंदर और उपयोगी चीज ही समाज के लिए हितकारी है, इन्होंने कहा नहीं, कला तो 3 गुना दूरी पे अनुपयोगी है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय, प्रत्यय मतलब विचार, प्लेटो का मानना है कि प्रत्यय पूर्ण सत्य यानी विचार आते हैं पूर्णतः सत्य, ये सृष्टि उस प्रत्यय का ही प्रतिबिंब है तथा कला उस प्रतिबिंब के प्रतिबिंब अर्थात सत्य से त्रिगुणित दूर। उन्होंने अपनी पलंग का उदाहरण दे के समझाया भी लोगों को कि प्रत्यय विचार के आधार पर बढ़ई जो है पलंग बनाता है। कोई भी बढ़ई अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो जो पलंग बनाता है, पलंग का निर्माण करता है, पुनः कलाकार उस पलंग का चित्र उतारता है, अतः कला नकल की नकल है तो छाया की छाया। तो यहाँ पे आपने जो है
प्लेटो के बारे में बहुत कुछ समझा। आप प्लेटो के बारे में यहाँ पे देखें तो उनके समस्त जो अनुकरण सिद्धांत वगैरह है उनके बारे में भी अच्छे से बताया गया है। बाकी काव्य की उपयोगिता क्या है ना? अनुपयोगिता क्या है? तो बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बात किया गया है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको एकदम ध्यान देना है इसमें। अब इन्हीं के द्वारा जो अनुकरण सिद्धांत है प्लेटो जो है, ये काव्य की कला के तहत परिगणित होता है। उन्होंने 3 प्रकार की कलाओं की चर्चा की थी, उपयोगात्मक, निर्माणात्मक और प्रतिरूपणात्मक। चित्रकला, मूर्तिकला आदि की भांति उन्होंने काव्य को भी प्रतिरूपणात्मक कला के तहत स्थान दिया। चित्रकारों एवं कवियों को निम्न कोटि का कलाकार मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में कलाकार वास्तव में सत्य के अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार कवि अपनी रचनाओं में मानव आत्मा के दुर्बल पक्षों को ही प्रस्तुत करता है, सबल को नहीं। उसकी मानवीय संवेगों पर आधारित कृतियां पाठकों या दर्शकों को उत्तेजित कर हानि पहुंचाती है। ये बहुत एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट रहा है, कई जगह पे पूछा है। प्लेटो का मतलब है कि कलाकार जो होता है वो पलंग का चित्र तो बना देता है, किंतु सत्य से वो अनभिज्ञ होने के कारण वो पलंग तो नहीं बना पाता, पलंग का चित्र बना देता है। उनके साथ जो लोग कवियों को ज्ञाता मानते हैं, उनके छल द्वारा वशीभूत होकर ये ऐसा करते हैं, उनकी कृतियों के पाठक या दर्शक ये समय के साथ भूल जाते हैं। कलाएं दुर्बलता व अनाचार का पोषक, यानी प्लेटो के अनुसार कवि कवि जो है वो न केवल अनुपयोगी और महत्वहीन है, प्रत्युत वो समाज में दुर्बलता व अनाचार के पोषण का अपराध भी करता है। कितनी बड़ी बात कही है। वैसे कोई कवि वगैरह के बारे में इस तरीके से कहा जाता है, लेकिन आप क्योंकि अब प्लेटो को समझ चुके हैं ना कि वो किस दृष्टि से जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी व्यक्ति समाज में राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, आदर्श गणराज्य की, वो सब तो बेकार है। और वो सब बेकार है तो इनके अनुसार तो वो बेकार ही है। इसलिए ये कवि को क्या मानते हैं? प्लेटो के अनुसार कवि न केवल अनुपयोगी व महत्वहीन है, बल्कि वो समाज में भी दुर्बलता का कारण है। वो पोषण का अपराध भी करता है। समाज में सत्य, न्याय व धर्म की तभी प्रतिष्ठा हो सकती है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखे। प्लेटो के अनुसार तो कवि अनुपयोगी वो ये महत्वहीन हो ही गया। अब प्लेटो के अनुसार कवि यश, धन अथवा लोकप्रियता की प्राप्ति हेतु काव्य में ऐसे तत्वों का समावेश करता है जिससे पाठकों का मनोरंजन होता रहे। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेटो हैं, इन्होंने पहले तो कहा कलाएं दुर्बलता व अनाचार का पोषक कैसे हैं। तो उन्होंने कहा जो एक कवि होता है वो न केवल अनुपयोगी है बल्कि महत्वहीन है। क्यों? वो दुर्बलता व अनाचार का पोषण भी करता है, क्योंकि समाज में सत्य, न्याय व धर्म की तभी प्रतिष्ठा होगी जब समाज का हर एक व्यक्ति अपनी भावना व वासनाओं पर कंट्रोल रखे, विवेक और नीतिपूर्ण व्यवहार करे, सदाचारी बने। और इसमें इनको लगता है कि कला कोई भूमिका अदा नहीं करता है, बल्कि उससे लोग उत्तेजित ही होते हैं। अगर वो संयमित नहीं होंगे, अपने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उनका व्यवहार भी विपरीत होगा। इसीलिए वो कला के पक्ष या काव्य के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमको प्लेटो को उस दृष्टि से समझना कि कोई भी बात उन्होंने क्यों कही। फिर वो कहते हैं कि प्लेटो के अनुसार कवि जो होता है, एक कवि, वो यश, धन अथवा लोकप्रियता की प्राप्ति के लिए काव्य में ऐसे तत्वों का समावेश कर देता है जिससे पाठकों का मनोरंजन होता है, और वे आवेगपूर्ण और उन्मादग्रस्त स्थिति को लेकर पाठक दर्शनों की वासनाओं को जागृत करते हैं, जिससे चरित्रहीनता फैलती है। तो देखिए प्लेटो ये बात कहते हैं कि जैसे स्पार्टा वाले ने शक्ति के साथ जो है लोगों का शरीर स्पुष्ट किया, अगर तुम्हें बौद्धिक रूप से कुछ फैलाना तो अच्छी चीज़ करो, सुंदर चीज़। इनकी दृष्टि से अगर उपयोगी है कोई भी चीज़ हो, वो असुंदर भी हो लेकिन उपयोगी है तो वो समाज के लिए सुंदर है। और अगर आपने धर्म, अर्थ, यश, धन, लोभ, जो इन्होंने आरोप लगाया कि बहुत लोग होते हैं पैसे की उससे बिक के जो है अपना सब कुछ बेच के इस तरीके से मतलब कि शब्दों का प्रयोग करें या जो हमको उत्तेजित करे, चरित्रहीनता फैलाए, ऐसा वो जो है समाज के लिए काव्य जो है सही नहीं है। अब तीसरा ये कहते हैं कि इनके अनुसार काव्य में अनुदात्त और अवांछनीय तत्वों का समावेश किया जाता है जो अहित कर देता है। इनका मानना है कि अनुदात्त आपको करना ही है तो उदात्त चीजें करो, अनुदात्त अवांछनीय चीजें वो सही नहीं है, समाज में इससे अनैतिकता बढ़ेगी। नाटकों में भोग विलास को खुलकर चित्रण किया जाता है, इससे भोग वृत्ति बढ़ता है, इसलिए इनकी दृष्टि में वो सही नहीं है। काव्य और नाटक द्वारा श्रोता व दर्शक के मन में भय और करुणा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो वीर और साहसी बनने के बदले भीरू और कारू बनते हैं, ये भी नहीं है।
आपको कोई भी नाटक वगैरह खिलाना है तो ऐसा ना हो कि मन में भय और करुणा हो, जिसके परिणाम स्वरूप वीर और साहसी बनने के बदले वो भीरू और कापुरुष बने। फिर दुखांत नाटकों में ये कहते हैं, दुखांत नाटकों में कला, हत्या, विलाप तथा सुखांत में अभद्रता, अशिष्टता, ये सही नहीं है। तो आपने देखा इनके पीछे कारण क्या है। नाटकों में तर्क व विवेक के बदले कहते हैं कि भावुकता व कल्पना का समावेश ज्यादा कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। भावुकता हमारी कमजोरी का एक लक्षण ही तो है। रंगमंच पर हत्या, विलाप, कलह, छेद, ये सब भी समाज में कुरुचि का बोलबाला। इसलिए इन आरोपों के कारण प्लेटो जो है कवियों को अपने आदर्श रास्ते कहते हैं बहिष्कृत करते हैं। उनका मतलब ना ऐसे कवि चाहिए ना उनके काव्य चाहिए। अब काव्य का प्रयोजन आप इनके समझ गए कि काव्य के उद्देश्य आदर्श गणराज्य में क्या चीज जरूरी है, ये कवि को क्यों डिनाई करते हैं। अब देखिए ये कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन मतलब काव्य का उद्देश्य प्लेटो ने मात्र मनोरंजन को नहीं माना। वैसे भी आपने सुना होगा कि नहीं, मनोरंजन कवि का न मर्म होना चाहिए, उसमें तो कुछ जो है आप कभी भी कोई भी लिखो तो इतना छिछला चीज ना लिखो जिससे उसकी कोई सामाजिक उपयोगिता सिद्ध ना हो। तो प्लेटो कहते हैं अगर सामाजिक उपयोगिता सिद्ध हो तब तो उसको मानते हैं। तो काव्य का प्रयोजन प्लेटो ने मात्र मनोरंजन को नहीं माना। इसी आधार पर उन्होंने काव्य की आलोचना की है। काव्य के प्रयोजन पर विचार करते समय दी रिपब्लिक में प्लेटो स्वयं कहते हैं कि हमें उन्हीं कलाकारों का मुखापेक्षी होना चाहिए जो अपनी कृति की अच्छाइयों में सौंदर्य पूर्णता को प्रस्तुत कर पाए, जिससे कि हमारे नवयुवक स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समान निरंतर अच्छाई वाले रास्ते पे चले। भाव उद्रेक के द्वारा मात्र मनोरंजन करने वाला काव्य व्यक्ति की आत्मा को उसके अनुसार क्षति पहुंचाता था। काव्य का प्रयोजन उन्होंने नैतिकता और सौंदर्य से युक्त आदर्श को माना, जो कि उनके आदर्श राज की कल्पना के अनुकूल होना चाहिए। काव्य की अनुपयोगिता क्या है। तो प्लेटो मानते हैं कि एक प्रशासक या चिकित्सक के मुकाबले साहित्यकार की कृति का कोई भी उपयोग नहीं होता। यानी एक प्रशासक, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एक चिकित्सक जो है, इनके मुकाबले साहित्यकार समाज में कोई उपादेयता अपना सिद्ध नहीं करता। कवि द्वारा वर्णित विषय ना तो विषय की यथातथ सांगोपांग जानकारी प्राप्त हो सकती है, ना उससे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इसलिए प्लेटो कवि की अपेक्षा उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं जो किसी की चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त कर दे, है ना, युद्ध व्यू रचना कर, कुछ भी सत्ता शासन प्रणाली में सुधार कर दे। बाकी ये सतकवि की परिभाषा पहले ही बताएं कि प्लेटो कहते हैं कि काव्य की शक्ति से वो पूर्णतः परिचित हैं कि काव्य तो अच्छे अच्छों को नचा सकता है, लेकिन इसी कारण वे काव्य निर्माण को समाज सापेक्ष बनाने के पक्षधर थे और उसी कृति को ये श्रेष्ठ मानते थे जो समाज के लिए हितकारी हो। भाव मूलक होने के कारण साहित्य सरस होता है और तर्क मूलक होने के कारण दर्शन नीरस होता है। अतः प्लेटो ऐसे कवियों को समान की दृष्टि से देखते हैं जिनकी रचनाएं सच में सामाजिक निर्माण में प्रेरणा का काम करें। जैसे मान लो आपने प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ी, तो प्रेमचंद जी की कहानियां जब यथार्थवादी कहानी पढ़े और फिर पढ़ने के बाद आपका मन हो कि सच में ये चीज़ तो है, समाज में बुराई, हमें सुधार के रास्ते पे चलना चाहिए। कुछ भी आप ऐसा पढ़ते हैं जिनसे लगता है कि आपके अंदर थोड़ा बदलाव आया, तब तो सामाजिक उपयोगिता सिद्ध कर पाया। और कोई बदलाव नहीं आया तो क्या मतलब उसका पढ़ने का हुआ। इन्हीं को वे सतकवि मानते हैं। प्लेटो का मानना है कि हमारे कलाकार ऐसे होने चाहिए जिनमें सौंदर्य और लालित की सच्ची प्रकृति देखने को मिले। तभी हमारे युवक स्वस्थ भूमि में निर्मल दृश्य तथा मनोहर ध्वनियों के बीच रह पाएंगे और प्रत्येक वस्तु में वो अच्छाई देख पाएंगे। श्रेष्ठ काव्य के गुण क्या बताते हैं प्लेटो। प्लेटो ने जहाँ काव्य की निंदा की वहीं उसने श्रेष्ठ काव्य के गुण बताए हैं। श्रेष्ठ काव्य है जिनमें आपको सरलता देखने को मिले, विषय वस्तु कल्पना का विरोधी, यानी सरलता का मतलब प्लेटो का काव्य गुण जो है वो सरल होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। विषय क्या हो, श्रेष्ठ काव्य के विषय को धार्मिक या नैतिक मानते हैं जिनमें राष्ट्र, नायक, वीर, देवता, श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया जाए। उन्होंने साहित्य के भी दो भेद किए, सद साहित्य और असद साहित्य। जिस साहित्य में सद देव स्तुति उदास श्रेष्ठ भावों के वर्णन हो, सद साहित्य अच्छा है, जिसमें उसके विपरीत हो वो अच्छा नहीं है। कल्पना का विरोधी, यानी एक तरीके से वो दार्शनिक थे, मतलब प्लेटो जो थे दार्शनिक थे, आदर्शवादी। उनका संबंध नित्य हमेशा तर्क से रहा, कल्पना फैंटेसी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो उस साहित्य को कभी उत्तम नहीं मानते थे जिसमें काल्पनिक बिंबों के द्वारा सृष्टि का भाव तृष्ट हो। तो मुझे लगता है कि जैसे आप लोग जो है तिलस्मी या यारी किस्म के उपन्यास पढ़ो, चंद्रकांता पढ़ो या और कोई भी चीज़ जिनमें उनको लगे कि कुछ भी काम का नहीं आ रहा है, तो मानेंगे क्या ही पढ़ा, टाइम ही बर्बाद किया। तो इसलिए उनके हिसाब से कुछ ऐसा पढ़ोगे जिस सच में तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए। अगर वो बदलाव आया, परिवर्तन आया, तो उनके अनुसार हाँ वो काव्य तुम्हारे लिए सही था। इनके अलावा कहते हैं कि कभी भी कोई काव्य ऐसा ना पढ़ो जो अतिशय भावुकता से भरा पड़ा हो। तो भावुकता एवं भाव उद्वेलन में भ्रांति की सृष्टि कर उन भावों और मनोभावों को विकसित कर पल्लवित करते हैं जिससे विकार उत्पन्न होते हैं। शक्ति, ज्ञान और अभ्यास। प्लेटो ने कवि में तीन गुणों की अपेक्षा कहा है कि ईश्वर प्रदत्त या प्राकृतिक शक्ति, आवश्यक नियमों का ज्ञान, अभ्यास, ये होना चाहिए।
शिवम का समर्थक यानी काव्य में शिवम के समर्थक है, वो उपदेश को महत्व नहीं देते। उनके अनुसार कला काव्य को भक्ति स्वभाव की महत्ता को प्रस्तुत करना चाहिए। प्लेटो का मूल्यांकन अगर देखें तो प्लेटो ने पश्चिम में सर्वप्रथम काव्य समीक्षा को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया, शुरू तो कर ही दिया था, और ये महत्ता भी स्वीकार किए कि उनके प्रसिद्ध भाव विवेचन सिद्धांत की नींव भी उन्होंने ही रखी थी अरस्तु के। और प्लेटो का युग वैसे वर्णनात्मक युग था, वाक्पटुता को लक्ष्य करके लेखन कला कवि कर्म में वो थे। मूलतः तो वो काव्य मीमांसक तो थे नहीं, दार्शनिक व राजनीतिक थे, और उनका मूल लक्ष्य भी आदर्श गणराज्य की स्थापना थी। फिर भी उन्होंने काव्य व कवि पर विचार दिए थे पाश्चात्य साहित्य से, और उन्होंने काव्य सृजना के पीछे क्या चीजें होनी चाहिए उन सब पे भी अच्छे से विचार दिया है। और प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानवीय है, अर्थात वे कला कैसी होनी चाहिए इस विषय पर कर्तव्य मानदंड चाहते हैं। उपयोगितावादी नैतिकतावादी कला की बात करते हैं। साहित्य के दो प्रयोजन आनंद और उपदेश को मानते हैं। तो सारांशता देखें तो प्लेटो ने मनुष्य की व्यापक परिवेश में सोचने के लिए प्रवृत्त किया है कि जो है क्या मतलब होना चाहिए। प्लेटो के समय तक जो कविता शिल्प कला की मात्र एक प्रक्रिया होती थी, प्लेटो ने कविता को एक स्वतंत्र रूप दिया तथा मानव जीवन के साथ उसको जोड़ा है। और वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पहले आचार्य इनको माना जाता है। प्लेटो के आचार्य वस्तुतः चिरनवीन है। वो अनेक प्रवृत्ति काव्यों और आचार्यों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और आज भी बने हुए हैं। तो आपको मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्लेटो के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम प्लेटो से संबंधित जो हमारे खुद के नोट्स हैं उनको हम कैसे बनाएं उनको आपको दिखा देते हैं कि ऐसे नोट्स बना के आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आप प्लेटो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो मेरा नोट्स है इसमें हमने जो इंडेक्स बनाया है कि भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा में आपको हेतु प्रयोजन सब शक्ति रस संप्रदाय इन सबको पढ़ना है, जिन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो क्रम से ज़्यादातर जगहों के सिलेबस में लगा है उसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत पहले, फिर अरस्तु का, फिर लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, टी एस इलियट हैं, है ना, फिर स्वच्छंदावाद, महाकाव्य, गीत काव्य क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन हम देखें अपने नोट्स में हमने क्या क्या पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ध्यान दिया है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होने चाहिए नोट्स में। पहले तो एक चीज़ आपने स्पार्टा और एथेंस की कहानी हमने सुना दी। 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में ये जन्म लिए थे, हालांकि 404 में आपने देखा था कि उसी समय ये कहते नहीं कि दास्ता जो है एक तरीके से वो मृत्यु से भी भया हुआ है, क्योंकि उनका जो समय रहता है वो 404, जब वो हार जाता है एथेंस जो है स्पार्टा से, तभी से गुलाम रहते हैं, तभी गुलामी में इनका जन्म होता है। ये आदर्शवाद के जनक कहे जा सकते हैं, और निधन इनका 347 में होता है। मूल नाम इनका अरिस्टोतोतलिस होता है, और फिर सुकरात के द्वारा दिया गया नाम प्लाटून होता है, क्योंकि इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु कौन थे, सुकरात, और सुकरात ने इनको नाम क्या दिया, प्लाटून, प्लाटून नहीं प्लाटून। और पिता इनके अरिस्टोन थे, माता इनकी पेरिक्टोन थी, अरिस्टोन पेरिक्टोन। अंग्रेजी में इनको प्लेटो कहते ही थे, और प्लेटो का भारत में अफलातून भी कहा जाता था। क्यों प्लेटो को अफलातून भारत में कहा जाता था। इनके अलावा प्लेटो जो थे उनका संस्कार अगर आप देखेंगे तो प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि थे, संस्कार और स्वभाव से प्लेटो जो थे वो कवि थे, और परिस्थिति से वो दार्शनिक थे। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को संवाद शैली में लिपिबद्ध किया, यानी अपने गुरु से जो बातचीत की है उनको संवाद शैली में उन्होंने लिपिबद्ध किया उनके विचारों को। और प्लेटो का लक्ष्य काव्य सिद्धांत का सृजन करना नहीं बल्कि आदर्श गणराज्य की सृजन की बात करना, स्थापना की। प्लेटो प्रत्ययवादी आदर्शवादी दार्शनिक थे। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे देखिए, जो प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं उनकी लिस्ट एक साथ दिए गए हैं। इनकी प्रमुख वैसे तो कुल 36 ग्रंथ दिए हैं, जिनमें आप देखिए क्रमशः 23 संवाद और 13 आलेखी पत्र, यानी प्लेटो को कुल 36 ग्रंथ का जिक्र मिलता है, जिनमें 23 संवाद ग्रंथ और 13 आलेख है। इयॉन इनका काव्य है, फेमस है, इयॉन है, क्रेटुलस है, प्रोटोगोटस है, गोर्गियोस है, सिम्पोजियम है, रिपब्लिक है, फेद्रुस है, फिलिब्रुस है, दिलॉज है, दी रिपब्लिक है, पोलिटिया गणतंत्र। इयॉन इनके प्रमुख ग्रंथ है। द रिपब्लिक जो कि आदर्श गणराज्य की संबंधी जो भी काम होता था, तो द रिपब्लिक कविता जो है और नाटकीय शैली में। इनके अलावा प्लेटो ने रिपब्लिक में भी लिखा कि दास्ता जो है, किसमें लिखा था, रिपब्लिक में, कि दास्ता जो है मृत्यु से भी भया हुआ है। रिपब्लिक ग्रंथ राजनीति चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बाकी द रिपब्लिक आदर्श गणराज्य संबंधी स्थापना की बात करता। द स्टेटमैन इनका आदर्श राजनेता
संबंधी बात है, दिलौज विधि संबंधी है। बाकी इनके 5 दार्शनिक विषय इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत कौन-कौन से हैं? इन्होंने सिद्धांत दिया था आदर्श राज, आत्मा की अमरत्व का सिद्धांत, प्रत्यय सिद्धांत, सृष्टि का शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। ये 5 चीज़ें हो गई आदर्श और अमर जो है आदर्श राज्य की, फिर वहाँ पे आत्मा का। प्लेटो ने काव्य के 2 सिद्धांत भी बताए, एक काव्य की उत्पत्ति सिद्धांत, एक अनुकरण सिद्धांत। काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत मानते हैं और काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, ऐसा मानते हैं। कवि का हृदय जो होता है, कवि की हृदय कब ये जो यहाँ पे कहा गया है ना कि जैसे दैवीय प्रेरणा से होते हैं, तो कवि की काव्य चेतना ये बताते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो कवि चेतना है वो एक तरीके से जैसे एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने पे बजता है, बिल्कुल वैसे ही है। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है और जिसमें कवि, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये स्वर फूंकने का काम एक बांसुरी है, कौन करता है, अथवा काव्य एक बीड़ा है जिसके तारी स्वर का स्पर्श से झंकृत तो उठता है। ये भी अगर देखेंगे तो यही इनके ही द्वारा कहा गया है। प्लेटो ने काव्य और कवि संबंधित 3 गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि काव्य भी जो है वो अनुकृति की अनुकृति है, कवि अज्ञेय स्वयं अज्ञानी है और फिर कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। प्लेटो के लिए काव्य के 3 भेद हैं, अनुकरणात्मक काव्य के 2 भेद। अनुकरणात्मक में प्रहसन, व्यंग और हास्य आता है और वर्णनात्मक या प्रगीत, प्रगीत में क्या है, प्रगीत में जो है शब्द माधुर्य लय और फिर इसके बाद ये मिश्र महाकाव्य में फिर वही चीज़ है, समझाया गया कि जो कोई भी चीज़ होता है उसका एक आदर्श रूप होता है, वास्तविक रूप, अनुकृत रूप। ईश्वर बनाता है, ये सत्य, कारीगर बनाता है, सत्य से 2 गुना है, त्रिगुना, अनुकृत से अनुकृत को माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं के काव्य सिद्धांत संबंधी ये मान्यताएं हैं। चलिए तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम दूसरे में जब रिवाइज करा के फिर आगे जो है क्लास ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।